हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे एक लेसन है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस, या जिसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉर प्रोजेक्ट डिसीजन, इस नाम से भी बोल सकते हैं। ये जो दोनों लेसन हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड के अंदर। बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर आपकी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों बुक के अंदर ये आपके लेसन है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। जबकि बीकॉम फाइनल के अंदर बुक है आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण। जो बुक है उस बुक के अंदर जो लेसन का नाम है वो है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट डिसीजन। ये लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा पार्ट चल रहा है वो पार्ट 12 है। इससे पहले पार्ट 11 तक हमने एक लेसन कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हमने मटेरियल और लेबर दो प्रकार के वेरिएंस हमने देखे हैं, उसको हमने कंप्लीट किया है। आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस, या प्रोजेक्ट प्लानिंग में जो बुक है उसमें इसका नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट डिसीजन। अगर इस लेसन का जो मीनिंग है अगर हम उसको समझें तो उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है वॉल्यूम, कॉस्ट और प्रॉफिट। यानी कि नाम से हमारे को पता चल रहा है कि लेसन का नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी कि इसके अंदर तीन फैक्टर्स आ रहे हैं आपके। एक है आपके वॉल्यूम, जिसको हम सेल्स भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्स। एक नाम आ रहा है आपके कॉस्ट और एक आ रहा है आपके प्रॉफिट। यानी कि जो भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाती है तो उस प्रोडक्ट को कंपनी यदि सेल करती है तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो कंपनी क्या देखती है कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है उस प्रोडक्ट की मेरे लिए कॉस्ट क्या आ रही है, कंपनी के लिए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। उस कॉस्ट में कंपनी जो प्रॉफिट कमाना चाहती है वो प्रॉफिट ऐड कर देगी, तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्स। यानी कि कंपनी उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में सेल कर रही है, तो जो सेल प्राइस होती है तो उसमें कंपनी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को मिलाकर के कंपनी क्या करती है, सेल प्राइस डिसाइड करती है। अब अगर हम कॉस्ट को भी देखें तो कॉस्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आती है आपके फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स के तो नाम से पता चल रहा है कि ये फिक्स है, यानी कि जो कॉस्ट परिवर्तित नहीं होती है। जैसे एक तरह से अपन एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे एक कोई रूम अगर हमने किराए के ऊपर ले लिया है तो उस रूम का रेंट हमारे को पे करना पड़ेगा। चाहे जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए जो रूम हमने किराए के ऊपर लिया है तो उसका किराया हमारे को हर महीने चुकाना पड़ेगा, चाहे बिजनेस हम करें नहीं करें, चाहे किसी मंथ प्रॉफिट हो या नहीं हो, हमारे को उसका किराया हर महीने देना होगा। तो एक तरह से वो हमारे लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। उसी प्रकार वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो वो आएगा आपके वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। मतलब कंपनी यदि कोई 10 यूनिट बनाती है तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी, 20 यूनिट बनाती है तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी, 1 यूनिट बनाती है तो उसकी कॉस्ट अलग आती है। तो यानी कि जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यदि
कॉस्ट में परिवर्तन होता रहता है तो वो जो कॉस्ट कहलाती है आपकी, वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। क्लियर? और जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है तो वो जो कॉस्ट होती है वो कहलाती है आपकी फिक्स कॉस्ट। चाहे प्रोडक्शन आप करें चाहे नहीं करें, वो जो कॉस्ट है वो तो आपकी आएगी ही आएगी। क्लियर? जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अगर आपने कोई मशीन वगैरह खरीदी है तो उस मशीन को यदि आप काम में नहीं भी लोगे, प्रोडक्शन नहीं भी करोगे, तो भी आपने उस मशीन को स्थापित कर दिया, तो उस मशीन की जो कॉस्ट आएगी वो एक तरह से आपकी कौन सी कॉस्ट हो गई? फिक्स कॉस्ट हो गई। क्लियर? तो कॉस्ट के भी दो फैक्टर हो गए आपके, एक फिक्स कॉस्ट है और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स यानी कि एक बार आपने जैसे मशीन वगैरह खरीदी हैं तो वो आपके लिए कौन सी कॉस्ट हो गई? फिक्स हो गई। या जैसे आपने कोई दुकान किराए के ऊपर ले ली है और माना कि आप बिजनेस या दुकान खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नहीं करते हैं, मगर उस दुकान का रेंट आपको पे करना है, तो एक तरह से वो क्या हो गया आपके लिए? फिक्स हो गया। क्लियर? उसी प्रकार वेरिएबल का मतलब जो आप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आती है, जैसे आपने जितनी यूनिट्स आप बनाते हो उतना ही मटेरियल हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं, उतनी यूनिट्स के ऊपर ही हमारे को लेबर की कैलकुलेशन करनी होती है। तो यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम किस नाम से और बोल सकते हैं? जैसे मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, वो आएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट से, सीमांत लागत। जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? यानी कि वह लागत जो किसी भी संस्था के अंदर एक अतिरिक्त इकाई को बनाने के लिए आती हैं, वही आपकी क्या मानी जाएगी? सीमांत लागत मानी जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट मानी जाएगी। क्लियर? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण से कुल लागत में होने वाली वृद्धि सीमांत लागत कहलाती है। यानी कि एक यूनिट का अगर आप प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करते हैं तो उसके लिए जो आपकी कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? या अगर हम इसको कहें तो इसमें हम 3 प्रकार की कॉस्ट को शामिल करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है? 3 प्रकार की अभी हमने देखा है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स मीन्स प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी और दूसरी परिवर्तनशील लागत आ रही है तो वो आपकी वेरिएबल ओवरहेड्स में शामिल हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो पोर्शन कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट क्या आ रही है, लेबर की कॉस्ट क्या आ रही है, और अदर दूसरे खर्चे और जो भी है वो परिवर्तनशील यानी कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, तो वो आपके आएंगे सारे किसमें? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। क्लियर?
अगला पॉइंट आता है आपके सीमांत लागत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कुछ टेक्निक्स इसी के ऊपर बेस हैं, तो वो टेक्निक्स कौन कौन सी है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बुक की बात करें तो उसमें आपके सीमांत लागत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें के नाम से दिया हुआ है। जबकि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो उसमें सम विच्छेद विश्लेषण या लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की तकनीकी के नाम से या लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के अंग के नाम से भी दिया हुआ है। किसी बुक में क्या दिया हुआ है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या सम विच्छेद विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या सम विच्छेद विश्लेषण के अंग। दोनों ही नाम आपके, चाहे सीमांत लागत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें, चाहे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या सम विच्छेद विश्लेषण के अंग भी कह सकते हैं। क्लियर। अब वो कौन कौन सी है, तो जिसमें एक नाम आता है पहले अंशदान, जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सेकंड आता है आपके लागत मात्रा लाभ, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। लागत मात्रा लाभ या लाभ मात्रा अनुपात। जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर, शॉर्ट में इसको पीवीआर भी कहते हैं। नंबर 3 आता है आपके सम विच्छेद बिंदु, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। शॉर्ट में बीईपी भी कह सकते हैं। और लास्ट नंबर 4 आता है आपके सुरक्षा सीमा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शॉर्ट में इसको एमएस भी कह सकते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, एमएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इसको हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, पीवीआर। और कंट्रीब्यूशन को हम शॉर्ट में कह सकते हैं सी। क्लियर। तो ये चारों टॉपिक हमारे को इस लेसन के अंदर कवर करने हैं। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट है हमारे अंशदान, जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस लेसन के अंदर हमारे को जो मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन। यानी कि जो मेन जो कैलकुलेशन करनी है हमारे को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर, वो किसकी कैलकुलेशन करनी है, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि हमने देखा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती हुई रहती है, जबकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होता है। क्लियर।
यानी कि जो प्रॉफिट हमारे को अर्न करना होता है उस प्रॉफिट से पहले आती है आपके फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट घटाने से पहले जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी कंट्रीब्यूशन। क्लियर? यानी कि विक्रय में से विक्रय की सीमांत लागत को घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो कहलाती है हमारी अंशदान या कंट्रीब्यूशन। क्लियर? यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य में से विक्रय तक की सीमांत लागत विक्रय मूल्य में से विक्रय तक की सीमांत लागत विक्रय मूल्य में से विक्रय तक की सीमांत लागत के अंतर को अंशदान कहते हैं। यानी कि विक्रय तक की सीमांत लागत, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी कंट्रीब्यूशन। इसको हम सकल लाभ या सकल उपांत के नाम से भी कह सकते हैं या सकल लाभ के नाम से भी जान सकते हैं। इसे सकल लाभ जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला है आपके कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। या अगर मैं रफली एक स्टेटमेंट बना के बताऊं आपको, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सेल्स में से लेस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा आपकी कंट्रीब्यूशन, लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट तो आएगा हमारे पास में प्रॉफिट। तो यानी कि कंट्रीब्यूशन का आपके पास में फॉर्मूला आ गया कि सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारे लिए प्रॉफिट। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन को अगर हम मैथमेटिकल तरीके से और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम किससे कर सकते हैं कि यदि प्रॉफिट में अगर फिक्स कॉस्ट अगर हम ऐड कर देते हैं तो उस केस में वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो इट मीन्स जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम दूसरी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट हमने देखा है कि अगर ये फिक्स कॉस्ट माइनस में है, प्रॉफिट के इधर जाएगी तो ये फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों अगर मिल जाएंगे तो भी हमारे पास में जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन कहेंगे। क्लियर? तो यानी कि कंट्रीब्यूशन के हमारे पास में दो फॉर्मूले हो गए। एक है कि सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो भी हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? कंट्रीब्यूशन कहलाएगी। और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? कंट्रीब्यूशन कहलाएगी। क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। ये हम
वेरिएबल कॉस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। सेल्स हमारे को दी हुई होगी, वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे शामिल होते हैं, तो ये हमारे को ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट मटेरियल की मटेरियल हमने कितना यूज में लिया है, और डायरेक्ट लेबर मीन्स लेबर का खर्चा कितना आया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज मीन्स ऐसे खर्चे जो माल की लागत में शामिल होते हैं। क्लियर, वो सारे खर्चे आएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर, वो भी हमारे को ऐड करने हैं। और इनके अलावा जो अदर वेरिएबल एवर्स होंगे, परिवर्तनशील लागत और भी अधिक कोई है तो उसको भी हमारे को ऐड करना है, तो वो कहलाएगी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, फिक्स कॉस्ट हमने देख ही लिया था, प्रॉफिट हमने देख ही लिया था। क्लियर, तो कंट्रीब्यूशन हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट अब आपके नंबर 2, सेकंड तकनीक आती है आपके लाभ मात्रा अनुपात। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर, अब लाभ मात्रा अनुपात नाम से हमारे को पता चल रहा है कि लाभ यानी कि जो लाभ कंपनी अर्न करती है उसका क्या प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो यदि हम परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट करते हैं तो वही कहलाएगा हमारा लाभ मात्रा अनुपात की सेल्स कंपनी ने कितनी की और प्रॉफिट कंपनी ने कितना अर्न किया है। और तो सेल्स और प्रॉफिट के बीच में जो परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं वो आता है आपके लाभ मात्रा अनुपात, यानी कि कितने परसेंट कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, वो कैलकुलेशन आएगी आपकी लाभ मात्रा अनुपात के अंदर। क्लियर, यानी कि इससे पहले हमने देखा है कि अंशदान, यानी कि अंशदान में से का यदि हम कंपनी परसेंटेज निकालती है कि कंपनी ने कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, तो वो आएगा आपके किसमें, लाभ मात्रा अनुपात के अंदर। जितना आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उतना कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जितना कंट्रीब्यूशन कम होगा तो उतना ही कंपनी को प्रॉफिट भी कम होगा। क्लियर, यानी कि इसको हम डेफिनेशन के तौर पर हम लिख सकते हैं कि अंशदान का विक्रय पर प्रतिशत, अंशदान का विक्रय पर प्रतिशत लाभ मात्रा अनुपात कहलाता है। अंशदान का विक्रय पर प्रतिशत लाभ मात्रा अनुपात कहलाता है। इसका फॉर्मूला है आपके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नाम ही आ रहा है कि लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और अभी हमने देखा है कि जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कंट्रीब्यूशन के ऊपर। जितना कंपनी का कंट्रीब्यूशन अधिक होगा उतना ही कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट भी अधिक होगा। तो वो जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, तो जितनी कंपनी की सेल्स ज़्यादा होगी उतना ही कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स अंशदान का विक्रय पर प्रतिशत, यानी कि कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन है और कंपनी की उसके अकॉर्डिंग सेल्स कितनी है, उनको अगर हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं तो वही हमारा क्या माना जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो माना जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है आपके कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्लियर, अगर आपके पास में कंट्रीब्यूशन नहीं है, कि हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में एक फॉर्मूला और यूज में आ सकता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू
चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स इंटू 100। क्लियर। यदि हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं और हमारे को 2 साल के प्रॉफिट और 2 साल की सेल्स दी हुई है, तभी हमारे को ये वाला फॉर्मूला लगा करके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इट मीन्स पीवीआर की कैलकुलेशन करनी होगी। फॉर्मूला क्या है आपके, चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स इंटू